हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी सर्कल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ प्रीएम्बल हैज़ बीन बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, ये कौन से देश से लिया गया है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है इटली, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। और अगर देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है, तो आपका प्रीएम्बल हो गया, जुडिशल रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है ये भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया है। जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है, जो कि आर्टिकल 61 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये जो जो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसीजर, ये भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो प्रोसीजर है, ये भी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ये सारे प्रोविजंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो ए यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ऑप्शन ए है द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, एंड ऑप्शन डी है द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ से जो है यूनियन ऑफ स्टेट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है, वहाँ से बोरो किया गया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ विच वन इज सुप्रीम। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम। तो इंडिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें किसको सुप्रीम माना जाता है? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी है कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी है रिलीजन। तो जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें जो है इसको सुप्रीम माना गया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको सुप्रीम लॉ माना गया है। इंडिया में जितने भी ऑर्गेन्स हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर हो या एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, सबका पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है। इसलिए जो है सुप्रीम जो है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। अब फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशल रिव्यू जो है, जो इंडिया में जुडिशल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी हम लोगों ने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो है प्रीएम्बल लिया गया है, जुडिशल रिव्यू है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट है। तो ये सारे प्रोविजंस जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो जुडिशल रिव्यू का सिस्टम जो इंडिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, ये असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो पहला बोल रहा है, असर्शन में बोल रहा है, स्कोप ऑफ जुडिशल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया। तो जो जुडिशल रिव्यू का स्कोप है इंडिया में, वो लिमिटेड है। तो ये स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ सम बोरोड आइटम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बोरोड आइटम है, ये बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो पहला स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो जुडिशल रिव्यू का पावर है, ये लिमिटेड है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो 9th शेड्यूल है, इसमें जितने भी लॉ अगर उसमें रख दिए जाते हैं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ऐसा जो है 9th शेड्यूल में दिया हुआ है। लेकिन जो है ये केशवानंद भारती केस जो है 1973 में हुआ था, उसमें बोला गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो है अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अगर पार्लियामेंट अमेंड करता है, तो उस लॉ को जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा। तो ऐसे कानून जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता होगा, अगर वो 9th शेड्यूल में भी होगा, तो उसको जो है इनवैलिड किया जा सकता है। लेकिन बोल सकते हैं कि जो जुडिशल रिव्यू है लिमिटेड है। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, लेकिन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए जो है इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ए एंड बी बोथ करेक्ट है, लेकिन इसका सही जो है आपका एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है, द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो फेडरल सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपको दिए हुआ है 4 ऑप्शन है, उसमें से चूज करना है। कनाडा है पहला ऑप्शन,
ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है यूएसए, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको कनाडा हो जाएगा। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो फेडरल सिस्टम है, एक तरीके से क्वासी फेडरल बोला जाता है इंडिया को, तो ये जो है आपको कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वहाँ पे भी फेडरेशन तो है, लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है, सेंटर जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें यूनिटी फीचर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो इंडिया में भी सेम है कि जो है फेडरल सिस्टम तो है, लेकिन जो सेंटर है वो पावरफुल है। अगर ट्रू फेडरल की बात किया जाए तो वहाँ पे जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है और स्टेट गवर्नमेंट के भी पास पावर होता है, और दोनों एक दूसरे से अलग होता है। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है, यहाँ पे जो है यूनिटी फीचर्स भी हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन बोल रहा है द इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि जो इंडियन फेडरलिज्म जो है ये कौन से कंट्री के पैटर्न पे बेस्ड है। तो इसका आंसर जो है कनाडा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। कैसे? तो जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग कैसे है। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि बोथ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बोल रहा है कि ये दोनों अलग अलग हैं इंडिया और ब्रिटेन में। ऑप्शन बी बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी बोल रहा है बाई कैमरा लेजिस्लेचर, और ऑप्शन डी बोल रहा है सिस्टम ऑफ जुडिशल रिव्यू। तो आप सभी ने देखा है कि जो जुडिशल रिव्यू का सिस्टम है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो मतलब कि ये जो है ब्रिटेन में नहीं है और इंडिया में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा डी। बाकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैसे रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये इंडिया में भी है ब्रिटेन में भी है। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात है ये इंडिया में भी है ब्रिटेन में भी है। बाई कैमरा लेजिस्लेचर इंडिया में भी है ब्रिटेन में भी है। लेकिन जुडिशल रिव्यू का सिस्टम जो है इंडिया में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन ब्रिटेन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ जुडिशल रिव्यू एग्जिस्टिंग। तो जो जुडिशल रिव्यू का सिस्टम है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन ए है ओनली इन इंडिया, ऑप्शन बी है यूएसए ओनली, ऑप्शन सी है इंडिया एंड यूएसए, ऑप्शन डी है यूके ओनली। तो आप सभी ने देखा कि जो है जुडिशल रिव्यू का सिस्टम यूएसए से लिया गया है लेकिन इंडिया में भी है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। यूके में तो नहीं है लेकिन इंडिया एंड यूएसए दोनों जगह पे है, तो दोनों जगह पे है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन। तो बोल रहा है कॉमन कौन से है फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। तो इंडिया के फेडरल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल सिस्टम दोनों जगह पे कॉमन कौन से फीचर्स हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी बोल रहा है 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जो 3 लिस्ट है इंडिया में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, उसकी बात हो रही है। उसके बाद ऑप्शन सी बोल रहा है ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, और ऑप्शन डी बोल रहा है ए फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है इसमें जो है सिंगल सिटीजनशिप इंडिया में है लेकिन जो है अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंडिया में एग्जिस्ट करता है लेकिन अमेरिका में नहीं करता है। ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम, तो ये जो है अमेरिका में ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम है लेकिन इंडिया में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। लेकिन ऑप्शन डी जो है ये कॉमन है दोनों जगह पे। एक फेडरल कोर्ट है जिसको कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए जो है होता है। तो ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा कॉमन है इंडिया एंड अमेरिका दोनों जगह के फेडरल सिस्टम में। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 11th नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बोल रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन ए बोल रहा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन बी बोल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। ऑप्शन सी बोल रहा है फ्रांस का जो गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म का है। ऑप्शन डी जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसको लोगों द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। इंडियन अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो इंडिया जो है यूनिटरी फीचर्स है, बहुत सारे हैं जो क्वासी फेडरल बोला है, किसी ने फेडरल बोला है। तो ये जो है इंडिया के अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए, अगर ट्रू फेडरलिज्म की बात करा जाए तो
फेडरलिज्म का मतलब होता है कि ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे जो डिवीजन ऑफ पावर जो होता है वो नेशनल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन करता है, और दोनों जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव जुडिक्शन में जो है इंडिपेंडेंटली जो है ऑपरेट करता है। तो इसलिए जो है ट्रू फेडरलिज्म की अगर बात किया जाए तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाई। तो जो कंकरेंट लिस्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो है ऑप्शन ए बोल रहा है सोवियत यूनियन, ऑप्शन बी बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कंकरेंट लिस्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से और क्या क्या चीज़ लिया गया है तो जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स जो है ये जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जो पावर ऑफ नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटी इवन ऑन मैटर आउटसाइड नॉर्मल फेडरल जुडिक्शन ये भी जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कंकरेंट लिस्ट जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसमें पूछ रहा है कंकरेंट लिस्ट के बारे में, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर करेंट में देखा जाए तो कंकरेंट लिस्ट में जो है 52 आइटम को रखा गया है। 3 लिस्ट जो है इंडिया में जो है 3 लिस्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो है यूनियन गवर्नमेंट को पावर होता है कानून बनाने का। जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कानून बनाने का। और कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है उनके पास पावर होता है कि वो कोई भी कानून बना सकता है जो उसमें मेंशन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम। फिर सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कंकरेंट लिस्ट है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed the concept of concurrent list described in the 7th schedule from the constitution of। जो 7th शेड्यूल में जो है कंकरेंट लिस्ट जो मेंशन है 3 लिस्ट मेंशन है 7th शेड्यूल में, तो कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है? सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 16th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूछ रहा है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है ये कहाँ से अडॉप्ट करा गया है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ये भी याद रखेंगे कि कौन से पार्ट में है, तो 4th पार्ट में है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसको कौन से देश से लिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको आयरलैंड हो जाएगा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या चीज़ लिया गया है? तो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। आप सभी को पता है कि जो 12 मेंबर जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से ही बोरो किया गया है। उसके अलावा जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का मेथड होता है ये भी जो है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो आयरलैंड से क्या क्या याद रखेंगे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये 3 चीज़ जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर 16th का आंसर जो हो गया बी होगा। अब देखते हैं 17th क्वेश्चन जो है 17th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टेकन ए सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्री विच कंट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सेम क्वेश्चन है, बोला डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कहाँ से लिया गया? तो इसका आंसर बी हो जाएगा आयरलैंड। अब देखते हैं 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन बोल रहा है इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा की बात कर रहा है। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को बोलते हैं, जिसको कि अपर हाउस भी बोला जाता है या हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। तो इसमें जो 12 मेंबर को जो नॉमिनेट किया जाता है वो कहाँ से, कौन से देश से बोरो किया गया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा आयरलैंड। आयरिश रिपब्लिक जो है वहाँ से जो है ये बोरो किया गया है। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन बोल रहा है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। इसमें दे रहा है, पहला दे रहा है
फंडामेंटल राइट। ऑप्शन ए जो है इसमें फंडामेंटल राइट को पूछ रहा है कि कौन से देश से बोरो किया गया है। ऑप्शन बी है पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन सी है इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है। तो आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है आपको यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। उसके बाद जो है इमरजेंसी प्रोविजंस जो है ये आपको इमरजेंसी प्रोविजंस जो है आपको जर्मनी से लिया गया है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए का हो जाएगा बी, ए का 2 हो जाएगा, बी का जो है आपका 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। उसका सी का जो है 4 हो जाएगा जर्मनी, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से। तो इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 20th क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन में भी जो है मैच द फॉलोइंग दे रहा है। बोला फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। इसको जो है अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। उसके बाद ऑप्शन बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद ऑप्शन सी है कैबिनेट गवर्नमेंट। तो कैबिनेट गवर्नमेंट जो है ब्रिटेन से लिया गया है। और उसके बाद ऑप्शन डी बोला यूनियन स्टेट रिलेशन, जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है ये जो है कनाडा से लिया गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 20 का जो होगा ए का 4, बी का 3, ए का 4 बी का 3, सी का आपको हो जाएगा सी का 1, तो सी का 1, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। तो 21 का जो है 20th का जो है 20 नंबर क्वेश्चन का जो है डी आंसर हो जाएगा। इसको फंडामेंटल राइट जो है अमेरिका से लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है, कैबिनेट गवर्नमेंट ब्रिटेन से लिया गया है और यूनियन स्टेट रिलेशन कनाडा से। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए में जो है फंडामेंटल राइट दे रहा है जो कि बोल रहा है अमेरिका से। ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से। ऑप्शन सी बोल रहा है रिसीडल पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया से। और ऑप्शन डी जो बोल रहा है इमरजेंसी प्रोविजंस जर्मनी। तो इसमें से बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये इसका इनकरेक्ट है। फंडामेंटल राइट आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है, आप सभी को पता है। उसके बाद जो इमरजेंसी प्रोविजन जो है ये इमरजेंसी प्रोविजंस जो है आपको जर्मनी से लिया गया है। जो रिसीडल पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो रिसीडरी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, ये आपको ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया। तो इसका इनकरेक्ट जो है पूछ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रिसीडरी पावर जो है ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान में रिसीडरी पावर जो है दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वहीं से लिया गया इंडिया में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 22 बोल रहा है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। बोल रहा है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उसका रिजर्विंग ऑफ द बिल बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एंड कंकरेंट लिस्ट। रूल ऑफ लॉ जो है आपको इंग्लैंड से लिया गया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है आपको प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है जापान से लिया गया है। रिजर्विंग ऑफ बिल्स बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन, तो ये जो है आपको कनाडा से लिया गया है। जो प्रेसिडेंट है उसके कंसिडरेशन के लिए, जो अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा कोई बिल पास किया जाता है और गवर्नर को पास भेजा जाता है असेंट के लिए, तो अगर गवर्नर के पास 4 ऑप्शन होता है, या तो वो उस बिल को पास कर दे, या वो उस बिल पे कोई एक्शन न ले, या वो उस बिल को जो है रिटर्न कर दे लेजिस्लेटिव असेंबली के पास दोबारा, या तो वो उस बिल को जो है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज दे प्रेसिडेंट के पास। ये 4 ऑप्शन होता है गवर्नर के पास। तो ये जो है आपको कनाडा से लिया गया है। उसके बाद ऑप्शन डी जो है कंकरेंट लिस्ट बोल रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो कंकरेंट लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। 22 का जो है आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि एक का जो है ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। बोल रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट, कंकरेंट लिस्ट फॉर द यूनियन स्टेट रिलेशन, एंड ऑप्शन डी बोल रहा है इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। कंकरेंट लिस्ट जो है आपको कंकरेंट लिस्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।
और जो स्ट्रॉन्ग सेंटर जो होगा, यूनियन जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको कनाडा से लिया गया है। तो आपका आंसर इसका जो हो जाएगा, आंसर आपको डी हो जाएगा। मतलब कि ए का 3, बी का 5, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 24th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो फंडामेंटल राइट का जो आइडिया है ये कहाँ से बोरो किया गया है, तो ये जो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो है फंडामेंटल राइट लिया गया है। इसको यूएसए में जो है बिल ऑफ राइट्स बोला जाता है। ये इंडिया के जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिया हुआ है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। अब देखते हैं 25th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कि सोवियत यूनियन बोला जाता था, उसके बाद ऑप्शन डी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रशिया से लिया गया है। ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जो है पार्ट 4A ऐड करके जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। एक कमेटी बनाया गया था, स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्हीं के रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे चेंज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, इसलिए जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बोला जाता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। अब देखते हैं 26th नंबर क्वेश्चन। 26th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम लॉन्गेस्ट वन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही लॉन्गेस्ट है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। पूरे वर्ल्ड में इतना बड़ा संविधान किसी भी देश का नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे तो 395 आर्टिकल्स था, 8 शेड्यूल था, 22 पार्ट्स था। तो इतने सारे प्रोविजंस जो है होने की वजह से ये बहुत ही लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। ऑप्शन जो सेकेंड स्टेटमेंट है बोल रहा है चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में दिया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। लेकिन जो है इसका जो आर है रीजन जो है, ये असर्शन का करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन नहीं होने के कारण जो है इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अब देखते हैं 27th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किया गया है, अभी हम लोगों ने तुरंत देखा कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोरो किया गया है, बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं वहाँ। अब 28th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट इज अडोप्टेड फ्रॉम। सेम क्वेश्चन है, अमेरिका हो जाएगा। 29th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो बोला कि पहले डिप्टी चेयरमैन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसे नॉमिनेट किया गया था। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रैंक एंटनी जो है ये पहले नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनाए गए थे। इस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो ट्रेडिशन है ये कौन से देश से स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो है आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, अमेरिका का जो है संविधान सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेरिका का ही है। उसके बाद ही बाकी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन आया है एग्जिस्टेंस में। तो जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर बोल रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग गिवन नेम्स हुज पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया 1947 वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पोर्टफोलियो इन द इंतरिम गवर्नमेंट 1946। तो जो इंतरिम गवर्नमेंट था, इंतरिम गवर्नमेंट में अलग पोर्टफोलियो दिया गया था उनको, और जो है पहला कैबिनेट बना इंडिपेंडेंट इंडिया का उसमें अलग पोर्टफोलियो दिया गया था। तो इनमें से कौन व्यक्ति है। तो पहला ऑप्शन है जगजीवन राम, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है CH भाभा और चौथा ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह। तो
इसमें से कौन से लोग हैं, कौन से मिनिस्टर थे जिनको जो है दोनों जगह पे अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया था? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब कि ओनली सी एच भाभा, इनको जो है दोनों जगह पे अलग अलग मिनिस्ट्री दिया गया था। चलिए देखते हैं, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनको जो है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इंतरिम गवर्नमेंट में दिया गया था। सेम जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला कैबिनेट बना उसमें भी जो है इनको फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। उसके बाद लेबर मिनिस्ट्री जगजीवन राम जी को दिया गया था। सेम जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कैबिनेट बना उसमें भी जो है लेबर मिनिस्ट्री जगजीवन राम। उसके बाद जो है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इंतरिम कैबिनेट जब बना था उसमें सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था। सेम जो है पहला कैबिनेट इंडिपेंडेंट इंडिया का बना, इसमें भी जो है डिफेंस मिनिस्ट्री जो है सरदार बलदेव सिंह को दिया गया। उसके बाद जो है जो इंतरिम कैबिनेट है, इंतरिम कैबिनेट में जो है सी एच भाभा को वर्क्स माइन एंड पावर मिनिस्ट्री दिया गया था। लेकिन जब पहला कैबिनेट इंडिपेंडेंट इंडिया का बना तो उसमें इनको जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री दिया गया था। कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है सी एच भाभा का, इसलिए जो है दोनों जगह पे अलग अलग पोर्टफोलियो की बात किया जाए तो सी एच भाभा हो जाएंगे। इनको जो है इंतरिम कैबिनेट में वर्क माइन एंड पावर मिनिस्ट्री दिया गया था, और जब इंडिपेंडेंट इंडिया का कैबिनेट बना उसमें इन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री दिया गया था। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले सेशन में।